गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज को स्टडी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चंस इस वक्त मिड टर्म में आने के चांसेस बनाने हैं। तो बेटे लेट्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि पीवाईक्यू में कैसा आया था। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है बेटे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट करो डेल्टा जी। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लो और जो जो आपको दिया हुआ है या जो आपसे पूछा गया है वो आप उसमें यहाँ पे लिखते जाओ। डेल्टा जी आपसे कहा गया है निकाल लीजिए, और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल। तो बेटे आपको ये कैलकुलेट करना है डेल्टा जी। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है हमें जिसमें जिंक और कॉपर 2+ बना रहे हैं मिलकर Zn2+ और कॉपर। ठीक है बेटे, सबसे पहले इक्वेशन जैसे ही आपको मिलती है कभी भी आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन है। कॉपर की 0 है तो बेटे यहाँ पे देखो, जिंक 0 से कितने पे गया तो आपको पता चलेगा कि 2 पे गया, और कॉपर 2 से कितने पे गया तो आपको पता चलेगा कि वो कितने पे चला गया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में जो यूज हुए वो कितने हो गए बेटे, 2। एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। अब हमारा मेन टास्क है किसको फाइंड आउट करना, डेल्टा सॉरी ई नॉट सेल को। ओके, अब हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिख दो बेटे। हमारे पास क्या गिवन है, Zn2+ ऑब्लिक Zn। ये हमें गिवन है कितना बेटे, माइनस का 0.76 वोल्ट। और दूसरी चीज बेटे हमें दूसरी क्या गिवन है, कॉपर Cu2+ ऑब्लिक कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब बेटे इसके अंदर ना एक चीज को नोटिस कर लो कि आपको ना एनोड और कैथोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ना ये देखो कि ये जो पोटेंशियल गिवन है ये पोटेंशियल कैसा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये +2 से ना 0 पे जा रहा है, और ये भी +2 से बेटे किस पे जा रहा है, 0 पे। तो हमें ये पता चल जाता है यहीं से देखने पे कि ये दोनों पोटेंशियल कैसे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये दोनों जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल। अब बेटे इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। तो बेटे वैल्यूज को देखें अगर, तो हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यूज जो है ना वो नेगेटिव है या लो हो सकती क्या है, और इसकी जो है बेटे इसकी पॉजिटिव वैल्यू है और हाई वैल्यू है। तो बेटे रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कौन अपना रिडक्शन चाह रहा है। तो देखो क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये चाहता है कि मेरा क्या हो, वांट्स टू रिड्यूस। ये चाहता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं। जबकि जिसकी वैल्यू नेगेटिव या कम होती है वो क्या चाहेगा, ये चाहेगा मेरा क्या हो जाए, वांट टू ऑक्सीडाइज, कि मैं रिड्यूस ना हूं, ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो बेटे एक बात ध्यान रखेंगे, अब हम यहाँ पे सेल को समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कैथोड होगा, इसमें एक एनोड होगा। तो फाइंड आउट करो कि कैथोड कौन होगा। तो बेटे जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, तो उस सेल के अंदर हमने ये दो सेल पढ़े होते हैं, जिसमें पहला सेल होता है एनोड और दूसरा सेल होता है बेटे हमारा कैथोड। कैथोड के अंदर होता है बेटे रिडक्शन, और एनोड पे होता है बेटे ऑक्सीडेशन। तो बेटे यहाँ वैल्यूज को देखकर मुझे पता चल रहा है कि कॉपर का क्या होगा बेटे, कॉपर का होगा रिडक्शन, तो ये बन जाएगा हमारा कैथोड। जबकि जिंक हमारा बनेगा एनोड। ये बात आपको यहीं पे फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि वो नहीं चाहता, जिंक नहीं चाहता कि वो क्या हो, रिड्यूस हो, क्योंकि उसका पोटेंशियल नेगेटिव में है। ठीक है, तो वो चाहता है मेरा ऑक्सीडेशन हो, इसलिए वो एनोड बन गया। नाउ ई नॉट सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो वो कैलकुलेट होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। रख दो बेटे, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34, एनोड की वैल्यू माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है बेटे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमारा जो मेन टास्क था वो था डेल्टा जी नॉट को फाइंड आउट करना। अब हम डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू बेटे मैंने 2 निकाली थी, एफ की वैल्यू मुझे पता है 96500, और ये हो जाएगी 1.1। तो बेटे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आती है बेटे अराउंड 96500 इंटू में 2 इंटू में 1.1 माइनस का 212 300
जूल। ये आ गई हमारी डेल्टा जी नॉट। क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन को समझ लो बेटा, बहुत आराम से समझ लो, और ये देखो कि इसके अंदर करना क्या था। तो अगर आप इसमें नौ आराम से देखते हो तो आपको पता चलता है कि इक्वेशन दे रखी थी, एन निकाल लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन था, उससे हमने ये फाइंड आउट किया कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। फिर हमने ई नॉट सेल निकाला और उसके बाद डेल्टा जी निकाल लिया। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम रिएक्शन देख करके भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो कि रिएक्शन देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जिंक है। जिंक 0 से +2 पे जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जिंक एनोड है। कॉपर 2+ से 0 पे आ रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड है। तो ऐसे भी देख करके फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। नाउ अगर हम मूव करें सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट करो रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि तीन सिचुएशन है, तीनों में ग्रेटर कंडक्शन किस में आएगा, यानी कि करंट की बात करना चाह रहा है वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपका, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और सिल्वर वायर आपका दूसरी सिचुएशन में 60 डिग्री सेल्सियस पे, एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वायर है, इसका मतलब सॉलिड स्टेट कंडक्टर तुम्हें दे रखा है। ठीक, तो सॉलिड स्टेट कंडक्टर इसका मतलब वायर, ये रहा आपका, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे और एक 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है। तो पूछा किसमें कंडक्शन ज्यादा होगा। तो बेटे ध्यान रखिए कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो होता है ना, कंडक्शन स्लो होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉलिजन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कि पीछे से इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड से आ रहे हैं और जो आगे चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हल्की स्पीड से चल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइल अप होने शुरू हो जाएंगे, टकराव शुरू हो जाएगा, कॉलिजन होंगे और यहाँ पे हीट अप होकर तार टूट जाएगा। तो कंडक्शन कम आता है। तो आप क्या कहोगे, एट हाई डिग्री सेल्सियस, एट या एट हायर टेम्परेचर, ऐसे लिख लो, at higher temperature the conduction of solid state will be low। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते बेटे, सेकंड क्या कह रहा है, 0.1 मोलर इथेनॉइक एसिड एंड 1 मोलर इथेनॉइक एसिड। 0.1 मोलर इथेनॉइक एसिड एंड 1 मोलर इथेनॉइक एसिड में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा। मोलैरिटी से हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे 0.1 में वो 0.1 ही रहेंगे, जबकि 1 मोल के अंदर जो मोल्स आएंगे तो वो आएंगे बेटे 1 मोल। अब नंबर ऑफ आयंस अगर देखें तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, 1 मोलर में आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस हाई है, नंबर ऑफ आयंस हाई। अगर नंबर ऑफ आयंस हाई होंगे तो इसका मतलब करंट ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब हाई कंडक्शन किस में होगा, 1 मोलर के अंदर होगा हाई कंडक्शन। क्लियर है ये बात बेटे? तो हाई कंडक्शन नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, 1 मोलर इथेनॉइक एसिड के अंदर। इसका मतलब उसके अंदर आयन ज्यादा है, उसका करंट भी ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड जो आपका दिया हुआ है, KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटे यहाँ पे सिंपल सी बात है, 20 डिग्री और 50 डिग्री सॉल्यूशन सेम है, बस टेम्परेचर डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे KCl पार्टिकल्स या आयंस है लो काइनेटिक एनर्जी, वाइल इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई at 50 degree Celsius. So maximum movement of ion will be possible here. So
करंट और कंडक्शन will be maximum at 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल की इक्वेशन लिख दो, Mg प्लस Ag पॉजिटिव टेंड्स टू Ag प्लस Mg2 पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बैलेंस कर लो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें चार्ज दिखाई दे रहा है ओनली वन, तो हम यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो बेटे, मैग्नीशियम 0 से किस पे जा रहा है, +2 पर, और सिल्वर जो है वो +1 से कितने पे आ रहा है, 0 पर। बट यहाँ पे दो सिल्वर है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हुए बेटे, वो यूज हुए इस इक्वेशन में 2। 2 लिए गए, 2 ही दिए गए। नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम लॉस कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि वो गेन कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है सेल के अंदर, तो वो होता है हमारा एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ होता है, वो होता है हमारा कैथोड पर। नाउ अगर हम सेल रिप्रेजेंट की बात करें, तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो होती है बेटे, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो वो करना बहुत आसान होता है। वो कैसे की जाती है, अगर हम सेल को एनालाइज करें, तो एनालाइज करने पे पता चलता है कि एनोड के बाद सॉल्ट ब्रिज आता है, एंड सॉल्ट ब्रिज के बाद हमारा कैथोड बनता है, राइट। तो एनोड है हमारा मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम की होगी यहाँ पे, देन उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, एंड देन उसके बाद सिल्वर। नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम Mg से किस में कन्वर्ट होगा, Mg2 प्लस में, साल्ट ब्रिज, और सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, सिल्वर में। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल था बनाना, इसे आसान होता है। ठीक है, अब उसने कहा है ऑल्सो राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव सेल। तो देखो बेटे, हमें इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन से हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बेटे ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा किस क्या क्या है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, इनटू में Ag का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 Ag है, अपॉन में Mg और Ag प्लस का स्क्वायर। अब नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि जो 2+ है वो आपके आयंस हैं, जबकि Ag जो है ये आपका सॉलिड है। इसी तरीके से Mg जो है वो आपका सॉलिड है, और Ag+ जो है वो आपके आयंस हैं। तो हमें पता चलता है कि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने 11th में ही पढ़ा है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 रहती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से अगर मैं K कैलकुलेट करूँ, दिया जाएगा Mg2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर। नाउ नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटे, हमारी नर्स्ट इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.06 बाय n log K। नाउ पुट दैट वैल्यू। अब देखो बेटे, कैथोड मेरा क्या है इसके अंदर, ये है मेरा कैथोड, और ये है बेटे हमारा एनोड। यही तो निकाला है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ई नॉट सेल को कैसे रखते हैं हम, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.06 बाय n log। अच्छा, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी रख देते हैं हम। तो जो n की वैल्यू आएगी बेटे, वो आ रही है 2। ये हो गया ई सेल, और log k की वैल्यू हमने जो निकाली वो ये निकाली बेटे, ये भी पुट कर दो, Mg2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। तो उसने हमसे पूछा था सेल रिप्रेजेंटेशन को और नॉन इक्वेशन लिखो, तो हमने दोनों लिखा है इसमें, खत्म कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट करो
कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश लॉ ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे, स्टेटमेंट याद करने वाली चीज है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आता है सीधा, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को समझ लो। दिस इज योर स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, Sr2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस। टोटल आयंस आ रहे हैं इसमें, टोटल आयंस 3 है, ठीक है। स्ट्रोंशियम कितने आयन है, एक आयन है, जबकि नाइट्रेट 2 आयंस है। ओके, तो कोलरॉश लॉ कहता था कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो वो इक्वल होगी सम के, किसके, कितने पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनकी क्या मोबिलिटी होगी, और कितने नेगेटिव आयंस बनेंगे उनकी क्या मोबिलिटी होगी। नाउ अब हमें जो एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में गिवन है वो है द मोलर आयनिक कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा गिवन है हमें, पॉजिटिव का 119 और नेगेटिव का गिवन है 72 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दोनों चीजें हमें गिवन है इसके अंदर, राइट। ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रोंशियम नाइट्रेट की क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 into में स्ट्रोंशियम नाइट्रेट का है 119 2 into में 72, that will be equals to 119 plus 144। तो इसको अगर हम सम अप कर ले तो 943 पाँच 6 और ये हो जाएगा 2। लगभग इतनी हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी आपका इस सॉल्यूशन के लिए, SrNO3 2 माइनस के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा हाउ सॉरी नेम द सेल व्हिच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। सिंपल है तो क्वेश्चन, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, एक ही सेल यूज हुआ था जिसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटे इसमें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 O2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, इसको देख लेते हैं। H2O को ऑक्सीडाइज करना है तो ये H2 और हाफ O2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटे हमारा मेन जो काम है वो ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैसे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, एक मोल पानी की, मोल कितने यहाँ पे एक, यानी कि ऑक्सीजन मेरे पास 2 माइनस में है यहाँ पर, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन 0 में। तो आप देखोगे कि ये 2 माइनस से कितने पे गया, 0 पर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ध्यान से समझिए कि एक ऑक्सीजन आयन लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू में 1.6 माइनस 19 कूलम। अच्छा, ये एक ऑक्सीजन आयन है। अगर हम कहते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन आयन कितना करेगा, 1 मोल ऑक्सीजन आयन कितने लॉस करेगा, तो आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो एक कर रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन आयन लॉस कर रहा है, और एक मोल का मतलब इतने आयन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1.6 माइनस 19 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब आप यहाँ पे गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मोल के लिए निकालोगे तो वो 1 फैराडे के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 फैराडे। तो 1 मोल ऑक्सीजन 2 माइनस जो ऑक्सीडाइज होगा तो वो कितने चार्ज को लॉस करेगा, 2 फैराडे को लॉस करेगा। खत्म आंसर। नाउ ये था हमारा क्वेश्चन, ये पिछले साल आया था, ठीक है। अभी जो है हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, इस क्वेश्चन में कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, मोलैरिटी दे रखी है 0.05 मोलर KOH, KOH की है। सॉल्यूशन ऑफ लेंथ L दे रखा है बेटे 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटे 0.625
सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है बेटे 5 इंटू में 10⁻³ ओम, दैट मीन्स 5000 ओम। ठीक है, कह रहा है रेजिस्टिविटी निकालो, ओके, कंडक्टिविटी निकालो, ओके, एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालो, तीनों चीजें निकलवानी। तो रेजिस्टिविटी हम कैसे निकालते हैं बेटे? रेजिस्टिविटी आर ए बाई एल। रख दो वैल्यू बेटे, आर की वैल्यू है हमारे 5000, ए की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू हमारे पास 0.625। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 5000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.625। ओके, फिर आगे हमारे पास 400,000 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू आ गई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू में 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। नाउ कप्पा कैलकुलेट करेंगे। कप्पा इज इक्वल टू क्या था? 1/ρ। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा और ये 1/4 रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻⁻5, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मोहो या पर सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। Now calculate molar conductivity, that will be equals to kappa into 1000 by m। तो कप्पा की वैल्यू हमने निकाली है 2.5, 10⁻⁻6, 1000 का मतलब 10⁻3, और मोलैरिटी कितने की बनने हमें 0.05। Now let's calculate it. So 2.5 divided by 0.05, that will be equals to 50। तो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा आता है 50 के, और 10⁻³ बचेगा, तो यह जाएगा हमारा 5 इंटू में 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था, अभी आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, देख लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, और ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्यूप्रिक क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, CuCl2। तो देखो बेटे CuCl2 को, एक मिनट। नाउ बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो क्यूप्रस क्लोराइड है, जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये आपका इसमें टूट जाएगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अभी अकॉर्डिंग टू दिस अपने आपस में जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। ये रहे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले एक तरफ उठा लो। तो कैथोड पे जो रिएक्ट करेंगे वो दो होंगे हमारे पास। एक होगा Copper 2+, जो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, और एक होगा H+, अगर मैं यहाँ 2 ले लूं तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट होना चाहेगा H2 में, गैस बनना चाहेगा। अब देखो बेटे, इनके ना EMF गिवन है, तो अगर मैं इसके EMF की बात करूं तो ये है 0.34 वोल्ट और ये है बेटे 0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका मतलब रिडक्शन ऑफ कॉपर विल बी इजियर, रिडक्शन ऑफ कॉपर विल बी इजी, ये इजी रहेगा। ठीक है, एट कैथोड पर, कैथोड में। ठीक है बेटे, यहां तक हमें कोई इशू नहीं। नाउ अब अगर हम एनोड की बात करें तो बेटे एनोड पे दो होंगे हमारे पास, एक होगा क्लोरीन 2Cl माइनस, जो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बना रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और एक होगा हमारा पानी। तो पानी को बेटे हम कैसे लिख सकते हैं, H2O, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होगा, 4H+ निकल रहे होंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन है बेटे यहाँ पे। तो इसका दे रखा है बेटे 1.36 वोल्ट, और जबकि इसका दे रखा है बेटे 1.23 वोल्ट। अब बेटे देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू
ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो अगर हम इसमें नोटिस करें तो ये वैल्यू सबसे इजीली दिखती है कि आपके इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू ईएमएफ, जो ईएमएफ है। बट इसके अंदर एक कंडीशन घुस जाती है। बट ऑक्सीजन जो होता है इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। पहली स्टेबल होता है और इसको रिक्वायरमेंट होती है हाई वोल्टेज की टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सो आउट ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, यहां पे फॉर्म हो जाती है एट एनोड। क्यों होती है ये, ड्यू टू, ड्यू टू क्या होगा इसके अंदर, कहां गया हमारा क्लोरीन, ड्यू टू ये रहा बेटा, काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल होती है, काइनेटिकली स्टेबल एंड रिक्वायर लेस वोल्टेज फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन। ठीक है बेटे, तो अगर पेपर में आता है तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में जो आपकी क्लोरीन होती है वो डिपॉजिट होती है। तो हमें क्या पता चला एक्चुअली में, जो हमारा क्लोरीन है दिस वन एक्चुअली डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट एट एनोड, ये एनोड पे एक्चुअली डिपॉजिट होता है, हो जाता है, जबकि दिख रहा कौन होता है, ऑक्सीजन डिपॉजिट। ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर जनरली पूछा जाता है, तो आपको ये आंसर लिखना है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कैलकुलेट करो ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या है ईएमएफ, जेड एन ऑब्लिक जेड एन टू प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन देंगे 10⁻⁻1 साल्ट ब्रिज, एजी प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटे 10⁻², ऑब्लिक एजी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ई नॉट Zn2 plus oblique Zn that is equals to minus 0.76 volt and E naught Ag plus oblique Ag, ये हमें कितना गिवन है बेटे 0.80 वोल्ट। तो बेटे सबसे पहली चीज तो यहीं से देख लो कि ये सेल जो है ना हमें दिया हुआ, तो ये हमारा कैथोड, दिस वन इज कैथोड एंड दिस वन इज आर एनोड। तो हमारे पास एनोड और कैथोड दोनों पता चल गए। नाउ सबसे पहले बेटे इक्वेशन बनाएंगे, सेल इक्वेशन, क्योंकि ये हमें काम आएगी। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो Zn किस में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, Zn2 प्लस में, और सिल्वर रिड्यूस हो रहा होगा सिल्वर में, सिल्वर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लगा के चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा जिंक 0 से कितने पे जा रहा है, 2 पर, और Ag प्लस से कितने पे आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज होंगे बेटे वो 2 यूज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ के निकाल लो बेटे इसका यहीं पर ही। तो प्रोडक्ट में कौन है हमारे पास, Zn2 प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है बेटे हमारे पास, Ag प्लस। सॉलिड को हम लेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, जिंक की कंसंट्रेशन 10⁻⁻², सॉरी -1, और ये हो जाएगा बेटे 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी बेटे 10⁻⁻1 अपॉन में 10⁻⁻4, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻3। ये के की वैल्यू आ गई। नाउ अगर हम यहां से लॉग के कैलकुलेट करें बेटे, लॉग के बराबर क्या होगा, 10⁻3, तो ये आ जाएगा बेटे 3 log 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो log के की वैल्यू भी मैंने निकाल ली बेटे यहां से। नाउ बेटे आगे चलते हैं बेटे, अब हमें ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट सेल निकालना कैसे जाता है, तो बेटे ये निकलेगा कैथोड माइनस एनोड से। अब कैथोड है मेरा सिल्वर, कैथोड का ईएमएफ ये दे रखा है,
0.8। एनोड का ईएमएफ कितना देखा बेटे मैंने, हमारे पास माइनस का 0.76। तो ये कितना हो गया बेटा, 1.56 वोल्ट आ गया हमारा ई नॉट सेल। ठीक है बेटे, अब हमारे पास ई नॉट भी पता है, एन भी पता है, लॉग के भी पता है, हमसे कहा गया है ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, यानी कि हमें निकालना है ई सेल, नॉन इक्वेशन लगेगी। ओके, तो बेटे आओ नॉन इक्वेशन लगाते हैं। नॉन इक्वेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग के। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.06 ले लिया। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.56, 0.06 एन की वैल्यू यूज हुई 2, लॉग के की वैल्यू अभी हमने निकाली 3। तो बेटा इसको इससे काट दे, 0.03 बचा, 1.56 माइनस 0.09 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके। अब 56 में से 9 घटा लो आप, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा, कितना आएगा, 6 और 3, 147, 1.47 वोल्टेज हमारा ई सेल आ गया। दैट विल बी आवर आंसर। तो हमें ये पता होना चाहिए हम निकाल क्या रहे हैं। अब बेटे मुझे कैसे पता चला कि नल्स इक्वेशन लगानी थी इस क्वेश्चन में, तो बेटे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि क्या तुम्हारा, ये देखो बेटे ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद रखना। क्या सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हाँ, एक कंसंट्रेशन ये रही और एक कॉन्सेंट्रेशन एरिया। अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है बेटे तो आपकी नर्व्स इक्वेशन जरूर लगेगी, अगर ईएमएफ वो पूछ रहा है। अदरवाइज अगर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछेगा तब आपको नहीं लगानी है। ठीक है बेटे, तो ये चीज का खास ध्यान रखना है कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है या नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि सेल ईएमएफ कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल, और वो किससे कैलकुलेट होगा, नर्व्स इक्वेशन लगाकर यूज होगा। क्लियर बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। बेटा कह रहा है एक्स एंड वाई दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक एक्स है एक वाई है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों को डाइल्यूट किया गया तो कंडक्टिविटी एक्स की 2.5 गुना बढ़ी ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी यानी कप्पा इंक्रीज हुआ 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स, जबकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी ऑन डाइल्यूशन पर 25 टाइम्स। तो बेटे हमें कोलरॉश लॉ याद होगा, अगर आपको याद है बेटे थोड़ा सा, तो वो ये कहता था कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दिया जाए तो बेटे ये ग्राफ तो होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग, और बेटे ये वाला जो ग्राफ होता था ना, ये ग्राफ होता है बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो बेटे यहाँ पे डाइल्यूशन करने पे सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है ना, वो सबसे ज्यादा किस में आता है, वीक में आता है। स्ट्रॉन्ग में देखो बेटे यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सब पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो Y है हमारा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है। देख बेटे यहाँ पे निकाल ले, यहाँ निकाल ले, कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 25 टाइम जिसकी बढ़ रही है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जिसकी 2.5 गुना बढ़ रही है वो कैसा है हमारा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कोलरॉश लॉ ने बताया था ना कि ऑन डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी शार्पली शूट करती है, यानी कि एकदम से बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि 25 टाइम्स वाई की इंक्रीज हो रही है तो वाई विल बी आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है बेटे, आई बराबर कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, was passed through two electrolytic cell A and B। तो बेटे दो सेल बना लेते हैं हम, बहुत छोटे से बनाऊंगा मैं सेल। ये A सेल है, ये B सेल है, B सेल A सेल। कह रहे हैं दोनों में इलेक्ट्रोलाइट पड़े ZnSO4 एंड CuSO4। तो पहले में पड़ा है हमारा ZnSO4, दूसरे में पड़ा है हमारा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है बेटे, ये सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है वो कि इन दोनों को ना एक सेल से जोड़ रखा है। ये बेटे इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रोड डाल दिया, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा कैथोड बन गया। बेटा ध्यान रखना,
राइट वाला हमारा कैथोड होता है और लेफ्ट वाला हमारा एनोड ही होता है, ये ध्यान रहे। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाई 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, मैंने मास लिख दिया, इतना डिपॉजिट हुआ है सेल बी में। हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, टाइम पूछा इसने, टाइम कितनी देर तक फ्लो किया गया कि मास 2 ग्राम डिपॉजिट हो गया। फिर पूछ रहा है कितना मास जिंक का डिपॉजिट होगा, जी जिंक का बताओ कितना मास डिपॉजिट होगा। तो बेसिकली हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉपर का केस लेते हैं, कॉपर सल्फेट केस। डिपोजिशन है तो इसका मतलब फेराडे फर्स्ट लॉ लगेगा। क्या कह रहा है, मास डिपॉजिट होता है तो वो जेड आई टी के बराबर होता है, और जेड किसके बराबर होता है बेटा, मोलर मास अपॉन अल्फा इंटू 96500 इंटू में आई इंटू में टी। अब बेटे ये जो अल्फा है ना, बहुत सी बुक में एन फैक्टर होता है, तो ये बेसिकली एन फैक्टर है और कुछ नहीं। ओके, डिपॉजिट क्या हुआ है बी में, कॉपर, कॉपर का मास कितना गिवन है बेटे, ये गिवन 63.5, कॉपर का मास उठा लो बेटे। 2 ग्राम तो ये डिपॉजिट हुआ है, 63.5। अल्फा कितना होगा बेटे, कॉपर सल्फेट को कैसे निकालते हैं बेटे, देख लो, कॉपर सल्फेट को तोड़ो तो कॉपर 2+ और SO4 2- में टूटेगा। तो बेटे जो चार्ज होता है ना एक्चुअल में, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, हाईएस्ट चार्ज जितना है वही आपका अल्फा है। तो बेटे यहाँ पे 2+ का चार्ज है तो अल्फा हो गया 2। 96500। करंट कितना दे रखा है बेटा, 2 एम्पियर, और टाइम पूछ रहा है। तो बेटा अगर मैं यहां से टाइम को कैलकुलेट करूं तो बेटा देख, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम बराबर आएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 96500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 63.5, सॉरी 63.5, 3039, 3039 सेकंड, इतने सेकंड के लिए आपकी बैटरी चली थी जिसने मास कितना डिपॉजिट किया कॉपर पे, इतना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटे, आ जाओ अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब हम इसमें पार्टीशन कर देंगे और अब हम दूसरी बात पे आएंगे। तो दूसरे में क्या कह रहा है, जिंक का केस लगा हूं, ZnSO4 केस। अब देखो बेटे, ZnSO4 का केस लेंगे तो Zn के बारे में पूछा है, उसने कहा है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ ये निकालो। तो m बराबर हमें क्या पता है, ZIT के होता है बेटे। तो m बराबर क्या होगा, m निकालना है, Z हमें पता है मोलर मास अपॉन अल्फा इंटू में 96500 इंटू में आई इंटू में टी, रख दो वैल्यू बेटे में। तो m बराबर कितना होगा, मोलर मास कितना है बेटे हमारे पास जिंक का 65, अल्फा कितना है बेटे 2, 96500, आई की वैल्यू 2, टाइम बेटे यहां से अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम पता है कितना आ रहा है बेटे, ध्यान से देखना बेटे, यहीं से मैं टाइम निकालूंगा इस टाइम को। 2 इंटू में 965, 2 इंटू में 96500 डिवाइड बाय कितना लिखा है बेटा, 63.5। बेटा काटो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो m बराबर क्या आ गया, 65 इंटू में 2 अपॉन में 63.5, 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5, तो ये आता है बेटा 2.0। मास जो डिपॉजिट हुआ बेटा, कितना डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम मास, 2 ग्राम डिपॉजिट, ये हमारा जिंक का मास डिपॉजिट हो गया, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये करना था, ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले टाइम निकलवाया फिर उसके बाद मास डिपोजिशन निकलवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, क्या कह रहा है, नेम द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। देखो बेटे, हियरिंग एड्स का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो कानों में लगाए जाते हैं किसी बहरे इंसान को कि उसे कुछ सुनाई दे, और वॉच। अब वॉचेस में कौन सा सेल यूज होता है बेटे, हम कहते हैं उसमें यूज होता है मर्क्यूरी सेल। ठीक है बेटे, मर्क्यूरी सेल का यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया दोनों के अंदर, वो बहुत छोटा सेल होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल, एक MnO4- है बेटे, ध्यान से सुनना, Mn2+ में जा रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो मैग्नीज की बेटे, यहाँ है +7, यहाँ है +2, तो बेटे कहां से कहां ड्रॉप किया, 7 से 2 पे आया, 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए गए हैं। ठीक है, गेन हुए 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना।
एक Mn 7 से 2 पे आने पे 5 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है। ठीक है, यानी एक आयन बनता है ये। वो पूछ रहा है एक मोल के बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, एक मोल में कितने आयन्स होते हैं? 6.023 होंगे, नहीं होंगे? एक MnO4, ध्यान से सुनना बेटे, गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन, करता है या नहीं करता? तो बेटे एक मोल MnO4 माइनस गेन करेगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन को, सिंपल सी बात है। और एक मोल का मतलब क्या हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23 MnO4 माइनस होंगे, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो आप कहोगे 5 इलेक्ट्रॉन इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब बेटे एक बात बता, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻−19, और फेराडे पे, सॉरी, इस पे 6.02 इंटू 10⁻23। अब बेटे इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये तो बेटे 1 फेराडे के बराबर होता है। तो हमारे पास आंसर क्या गया? 5 इंटू एफ। तो एक मोल MnO4 माइनस कितना चार्ज गेन करेगा? तो आप कहोगे 5 फेराडे। उसने फेराडे में पूछा था चार्ज, तो हमने फेराडे में निकाल के दिखा दिया। याद रखना बेटे, 1 फेराडे किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगर वो चार्ज कूलम में पूछ लेता ना, तो इस 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम? 96500 से कर देते, और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास ई नॉट सेल, हाँ दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है हमें। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.71 वोल्ट दे रखा है। किस इक्वेशन के लिए दे रखा है? हमें दे रखी है Mg प्लस Cu2 प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटे, ध्यान रखना, 10⁻⁻2 टेंस टू, Mg की कितनी दे रखी है 2 प्लस में बेटे? 10⁻⁻3, और कॉपर। तो बेटे सबसे पहले ना N निकाल लो। मैग्नीशियम 0 से कितने पे जा रहा है? 2 पर, और ये 2 से कितने पे आ रहा है बेटे? 0 पर। तो N की वैल्यू तो हो गई बेटे 2, मैंने यहीं से कैलकुलेट कर ली है। अब इसमें से K की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। K बराबर क्या होगा? Mg2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। Mg की वैल्यू 10⁻⁻3, और ये हो गया बेटा 10⁻⁻2, ये बचा 10⁻⁻1। तो बेटे K की वैल्यू इतनी आ रही है, तो लॉग K कितना होगा? तो बेटे मैं इसकी लॉग K की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 हो जाएगा इसका लॉग K। लिया, आ जाओ बेटा। अब वो कह रहा है ई सेल निकालो, इसका क्या होगा? तो बेटे ई सेल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल हमें गिवन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। ई नॉट सेल -0.06 बाय एन लॉग के, वैल्यू पुट कर दो बेटा। ई नॉट की है 2.71 माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी रखोगे? 2, जो हमने निकाली। और लॉग के की वैल्यू क्या आ रही है? -1। -1 है, मल्टीप्लाई कर लो बेटे, तो 3 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 2.74 वोल्ट। ये आ गया हमारा ई सेल वैल्यू। ठीक है, अब कंडीशन कह रहा है कि क्या होगा? राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटे, देखो बेटे, सेल का पोटेंशियल है ये, सेल पोटेंशियल। ठीक है बेटे, इसका ध्यान रखना है आपने। तो पहला केस कह रहा है कि अगर हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दें, और वो ज्यादा ना हो 2.71 से, कम होनी चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर मेरा लेस देन हो 2.71 से, तो क्या होगा? तो बेटे ये तो मेरा सेल का ईएमएफ है, सेल ईएमएफ, और सेल में करंट की डायरेक्शन या उसकी चार्ज की डायरेक्शन हमें पता है। सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बेटे, कहां से कहां? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड फ्लो करता है बेटे, ध्यान है ना ये। तो करंट कहां फ्लो होगा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कैथोड टू एनोड, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 2.71 हो जाए बेटे, तब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा बेटे इसमें? करंट फ्लो हो जाएगा एनोड टू कैथोड, खत्म बेटे।
ये दो सवाल थे, दोनों बताते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, कर लेते हैं इसको भी, निपटा देते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है? करंट कितना दे रखा है बेटे? 2 एम्पियर। दो सेल है एक्स और वाई, ये हो गया एक्स सेल, ये हो गया हमारा वाई सेल। ठीक है, एक्स में भरा हुआ है FeSO4 और इसमें भरा हुआ है ZnSO4। दोनों का बेटा अल्फा निकाल लो। तो यहाँ से अल्फा मुझे दिख रहा है, इसका 2 अल्फा है, इसका भी 2 अल्फा है। ठीक है। कह रहा है डिपॉजिट हुआ है मास 2.8 ग्राम Fe का। ठीक है, तो वो कह रहा है कितना टाइम निकालो इसके लिए, और फिर कह रहा है कि यहाँ से मास डिपॉजिट कितना होगा जिंक का, वो निकालो। तो बेटे सबसे पहले हम FeSO4 को ही ले लेते हैं। FeSO4, तो मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय अल्फा इंटू 96500 इंटू में आई इंटू में टी। तो बेटा रख दो यहाँ पर, मास कितना डिपॉजिट हुआ? 2.8 इज इक्वल्स टू Fe का मास कितना रहेगा? 56 डिवाइड बाय 2 इंटू में 96500 इंटू में करंट कितना रहेगा? 2 एम्पियर, और टाइम हमें निकालना है। तो बेटा टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा? 2 से 2 को उड़ा दो। 2.8 into में 96500 divided by 56, that is equals to, ये देता है बेटे आपका 2.8 मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइडेड बाय 56, 4825 सेकेंड। 4825 सेकेंड, ये आ गया बेटा हमारे पास, टाइम आ गया हमारा। नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। अब किसका केस आएगा? ये आएगा जिंक सल्फेट का, जिंक ZnSO4 का। कह रहा है मास डिपॉजिट निकालो। तो ये तो फिर से वही चीज है, ZIT के बराबर होता है बेटे। तो M निकालना है, Z हमें पता है, Z कितना होगा इसका? मोलर मास फॉर्मूला हमें पता है, 65.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 96500। आई की वैल्यू है। अब बेटे T की वैल्यू अगर मैं ये उठा के रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उठा के रख दो यहाँ पर। 2.8 इंटू में 96500 इन अपॉन में 56। तो देख बेटे, 2 से 2 कैंसिल, इस पूरे से ये पूरी वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास मास कितना आ गया डिपॉजिट? 65.3 इंटू में 2.8 डिवाइडेड बाय 56। 65.3 इंटू में 2.8 डिवाइडेड बाय 56, 3.26 ग्राम। 3.26 ग्राम, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी डिपॉजिशन की, कि हमारा जिंक कितना डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड पे, इतना डिपॉजिट हो। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रहा है इन द प्लॉट दिस वन, हाँ ठीक है, ए और बी आंसर, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी। ए क्या है? ए बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और बी क्या है? बी है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात खत्म, पहला तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को मैंने पूरा लिख दिया। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये भी यहीं खत्म हो जाएगा, इसको ऊपर ही कर देता हूँ बेटे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करें, तो बेटे मैं इसे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, ये मैं, एक मिनट, ऐसे दिखाऊंगा। तो तुम देखोगे कि ये जो ना यहाँ कट करेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस खत्म। क्या कह रहा है? अब यहाँ लिख दो बेटे ध्यान से। क्या कह रहा है? व्हाट हैपन ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेल्टा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। तो ए और बी की दोनों की निकाल लो बेटे। अगर ये, वैसे तो बी जा नहीं रहा है, एक ही निकाल सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो ए पे क्या कह रहा है वो, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? व्हेन वी एक्स्ट्रापोलेट the graph of molar conductivity, it will give limiting molar conductivity, limiting molar कंडक्टिविटी। बेटे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमें बस ये दे देगा, खत्म आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है
द कंडक्टिविटी ऑफ मोल पर लीटर, तो बेटे इसका मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है 0.001 मोल पर लीटर, यानी कि 10⁻³ मोल पर लीटर वैल्यू है ऑफ एसिटिक एसिड। कप्पा दे रखा है बेटे 4.9 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट देख के भी पहचान सकते हो आप। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। बेटे ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर याद हो। ये पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेटे ऐसे निकलता है सी अल्फा स्क्वायर। भाई इसमें कंफ्यूजन ना हो तो बेटे इस कप्पा को जो ना दूसरे तरीके से बना देता हूँ। कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी ने ये बना दी, कप्पा है ये। ठीक है, हमें के निकालना है, के लिए हमें सी अल्फा चाहिए, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, अल्फा निकालना है सबसे पहले। तो अल्फा कैसे निकाला जाए बेटे? अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बेटे ध्यान से समझेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी हुई है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? कप्पा इनटू में 1000/m। कप्पा की वैल्यू हमें पता है बेटा 4.9 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻³ लिख दो बेटे यहाँ पे। और m की वैल्यू मुझे पता है 10⁻³ तो बेटे ये अराउंड देगा, ये ऊपर जाएगा 6, 49 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी वैल्यू आ गई। मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। नाउ कैलकुलेट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? molar conductivity at particular concentration upon molar conductivity at infinite dilution, that will equals to 49 divided by 390.5। रख दो बेटे 49 डिवाइड बाय 390.5, तो ये आगे बेटे 0.125, 0.125। अब बेटे ये हमारे पास आ गया, तो अब यहाँ से हम के निकाल सकते हैं। के बराबर क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर। सी की वैल्यू है 10⁻³ अल्फा वैल्यू हो गई बेटे हमारे पास, इसको मैं 1.25 लिख सकता हूँ बेटे। हाँ, या एक काम करो, इसे 0 पॉइंट में लिखो, 0.125 का स्क्वायर कर लो बेटा। मैं कर देता हूँ 0.125 इंटू में 0.125, तो बेटे ये हमें वैल्यू देता है 0.0156 इंटू 10⁻⁻3, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.56 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज आवर डिसोसिएशन कांस्टेंट इन मोल पर लीटर। तो बेटे आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटे आज के लिए बस इतना ही था। तो अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो और क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही है कि हमने कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज किया है यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है या नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जारी रखो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, चलिए बेटा, बाय बाय।